वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की हुई है उसमें इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा कि कैसे पीएम, सीएम और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन और स्टेट के देखे और उसके बाद कैबिनेट कमेटीज हमने देखी। उससे पहले का अगर आप याद करें तो हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, गवर्नर पढ़ा था और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था। और उससे पहले अगर आप ध्यान दें तो हम सीक्वेंस से चले थे। पहले हमने सीक्वेंस से शुरू किया क्योंकि वो बेसिक पार्ट था। हमारा पॉलिटी का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, अगर हम वो ना पढ़ें तो आगे की चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने बेसिक पार्ट हमने कवर किया और उसके बाद हमने सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। सीक्वेंस के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं, अब हम उस हिसाब से चल रहे हैं जिस हिसाब से पॉलिटी को समझा जाता है, ताकि वो ईजी हो जाए आपके समझने के लिए। क्योंकि दो चीज़ें जब तक कंपेयर करके ना रखी जाएं तब तक हमारे लिए समझना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उनको हम धीरे धीरे कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। जैसे पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A तक हम कंटिन्यू चले और उसके बाद हमने क्या शुरू किया, प्रेसिडेंट शुरू किया। कि प्रेसिडेंट शुरू किया और प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट देखा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर किया और उसी के साथ जो नीचे पे स्टेट में हम देखेंगे जो प्रेसिडेंट का हम रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, किसको, गवर्नर को हमने पढ़ा। प्रेसिडेंट और गवर्नर को हमने कंपेयर करने की कोशिश की। उससे नेक्स्ट लेक्चर में आए तो हमने पीएम पढ़ा, पीएम के बाद सीएम पढ़ा, दोनों को कंपेयर किया और उसके साथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा और दोनों को कंपेयर किया ताकि चीजें आपको याद रहें। इस हिसाब से हम आगे चले और आज जब हम पढ़ेंगे तो हम पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट पे। तो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट। अभी हम कौन से पार्ट में हैं, तो पार्ट आपको याद होगा, यूनियन किस पार्ट से डील करता है, यूनियन आपका पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है, एग्जीक्यूटिव के कौन से थे आर्टिकल अगर आपको याद हो तो एग्जीक्यूटिव आप बताएंगे 52 से लेकर 78 तक है। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट यूनियन का ही अगर हम कहें पार्ट 5 में एक पार्ट आता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट डील करेगा हमारा आर्टिकल 79 से 122। 52 से 78 एग्जीक्यूटिव है, 79 से लेके 120 तक हम देखेंगे पार्लियामेंट का पार्ट आएगा। और टोटल पार्ट 5 में अगर हम देखें तो 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स हैं। तो ये हम देखेंगे। आज हम पार्लियामेंट शुरू करते हैं। तो पार्लियामेंट में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है पार्लियामेंट, कौन रहता है पार्लियामेंट में, कौन इसके पार्ट हैं, कौन इसके मेंबर हैं। तो उसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्या प्रेसिडेंट इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये मेंबर होता है या पार्ट होता है या कुछ नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट का हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है प्रेसिडेंट, हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, पूरा लेक्चर हमने देखा था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, मेंबर है या कुछ नहीं है या दोनों है। तो आप इसका आंसर बताएंगे तो आप कहेंगे कि ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि ही इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्यों है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो आप अभी तक पॉलिटी को इतना समझ चुके होंगे कि हर चीज का कहीं ना कहीं लॉजिक जुड़ा हुआ है, हर चीज का कहीं ना कहीं कोई लॉजिक है और हर चीज का कहीं ना कहीं प्रूफ है। तो जब मैंने बोला कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे क्योंकि हर चीज का मैं कहीं ना कहीं प्रूफ देते आ रहा हूं आपको कि ये अगर कुछ बोल रहा हूं तो उसका कहां प्रूफ है। तो आप बोलेंगे मैंने बोला कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका प्रूफ कहां है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने आर्टिकल 79 पढ़ा हो तो आर्टिकल 79 में आपको दिखाई देगा कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो हम कहेंगे कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। क्या पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। कौन कौन से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 79 में यह बात लिखी हुई है, आर्टिकल 79 में यह बात लिख दी है कि हमारे 3 पार्ट हैं पार्लियामेंट के। अब कैसे हैं, क्यों हैं, तो उसको आप देखोगे किसी भी लॉ को जब बनाना हो, किसी भी अगर आपको लॉ को बनाना हो तो उस लॉ को बनाने के लिए हमें इन 3 की रिक्वायरमेंट होती है। अकेले ये 2 मिलके लॉ नहीं बना सकते। पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉ बनाना। तो यहां पे लॉ क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लॉ बना सकते, नहीं। कोई भी लॉ जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते।
तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये इसी का पार्ट है, और इसको बल्कि बोला जाता है ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या है? ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप कहीं पे देखो कि प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं एज ए मेंबर, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है इतनी चीजें? तो क्यों है वो भी समझाया कि किसी भी लॉ को बनने के लिए, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, कोई भी दोनों हाउस से अगर वो पास हो गया, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता तब तक उसको हम बिल नहीं, एक्ट नहीं कहेंगे, तब तक उसे हम लॉ नहीं कहेंगे। क्योंकि फाइनल अथॉरिटी अगर हम देखें तो इन दोनों के बाद ये है, अकेला ये भी कुछ नहीं कर सकता और अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चेक्स एंड बैलेंस का एक सिस्टम चलता रहता है। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देता। क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये पार्ट है कि नहीं है। कहां लिखा है? आर्टिकल 79। मैं आपको सिर्फ वही आर्टिकल बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। तो बहुत इजी भी है। क्यों? क्योंकि पार्ट के हिसाब से आपको देखना है कि ये किस पार्ट के अंदर आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, 79 से लेके 120 तक क्या आता है? पार्लियामेंट। तो सबसे पहले 79 में पार्लियामेंट के बारे में बताया। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? 3 चीजें बताई हैं। क्या क्या? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, तो हम कहां से पढ़ेंगे? राज्यसभा से पढ़ते हैं कि राज्यसभा क्या है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कौन इसके अंदर होता है, क्या इसका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसी राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। और अगर मैं कहूं कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। इसका जो हिंदी नाम है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, इसको बेसिकली कब? 1954 में इसका नाम अडॉप्ट किया गया था। राज्यसभा का जो नाम है हिंदी वाला, वो कब अडॉप्ट किया गया? 1954 में। तब से इसे राज्यसभा भी बोलने लगे। राज्य, स्टेट, ठीक है ना? तो काउंसिल ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं इसे, राज्यसभा क्यों बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और लोकसभा किसको करेगा? लोगों को। इसीलिए लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होकर आता है। तो इसके मेंबर कहां से आएंगे? इसके मेंबर स्टेट चुनकर भेजता है। और स्टेट में कौन है चुनने के लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लॉजिक ध्यान रखो, और लॉजिक से आपका सारा पॉलिटी इजी हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक पता है कि कहां पे क्या काम कर रहा है, तो आपको बहुत इजी लगेगी, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक से आप चीजें समझो कि जैसे मैंने बोला कि इट इज काउंसिल ऑफ स्टेट, ये रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का, तो कौन चुनेगा इसे? इसे स्टेट चुनेंगे। और स्टेट में चुनने की अथॉरिटी किसके पास है? एमएलएज की। जो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो भी होंगे, इलेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर होंगे, वो इसको चुन के भेजेंगे। तो कौन चुनता है? एमएलएज, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो इसे चुनते हैं। क्लियर है इतना? तो ये कहां से आया ये भी पता है। अब दूसरी चीज मैंने इसको लिखा है, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको। ये अपर हाउस है, तो लोकसभा को क्या बोलेंगे? लोअर हाउस बोलेंगे। ठीक है? अब इनका मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि अपर हाउस क्यों बोला जाता है, या हाउस ऑफ एल्डर्स इसको ब्रिटेन में बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको बताने लग जाऊंगा तो इसी एक छोटे से लेक्चर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हमें अपने टाइम का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है? तो हम सिर्फ उतना पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन में ना जाते हुए। अगला हम कहेंगे, इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परमानेंट हाउस। क्यों बोलते हैं? ये परमानेंट है तो दूसरा नॉन परमानेंट हुआ, लोकसभा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। कैसे? क्योंकि उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये चीज ध्यान रखना, ये कई बार उलझा देती है एग्जाम में। कई बार बोल दिया जाता है कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व बोथ दी हाउसेस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे कि हाँ प्रेसिडेंट की पावर है डिसॉल्व करने की। आपने ये तो देखा ही नहीं, वहां बोथ हाउसेस लिखा हुआ है। हमें देखना है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये क्या है? इट इज एन परमानेंट हाउस, ये चलता रहेगा।
अब आप कहेंगे चलता कैसे रहेगा? प्रेसिडेंट अगर हम देखें लोकसभा को डिसॉल्व करता है। लोकसभा का टेन्योर अगर हम देखें 5 साल का है जनरली। लोकसभा का टेन्योर कितना है? 5 साल का होता है। और 5 साल के बाद उसमें इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन नहीं हुए और जब तक उसका 5 साल का टेन्योर होगा, इलेक्शन नहीं हुए, उस बीच में तो लोकसभा है ही नहीं। तो यहां पे भी तो ऐसा ही कुछ होता होगा कि लोगों का इलेक्शन होता होगा, उसके बाद जब तक नए इलेक्ट होके नहीं आते तब तक इसको परमानेंट कैसे कहेंगे? बीच में कैसे काम करता है? अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पे भी तो लोगों के इलेक्शन होते होंगे, तो ये भी तो बीच में ब्रेक लेता होगा, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं लेता है। कैसे नहीं लेता है? क्योंकि यहां पे जो इसका टेन्योर है वो कितना है? 6 साल है। सबसे पहली चीज, इसका टेन्योर 6 साल है। और परमानेंट कैसे उसे समझते हैं कि इसके सारे मेंबर एक साथ रिटायर नहीं होते। जैसे उसमें 5 साल खत्म, सब मेंबर खत्म, उसके बाद नए इलेक्शन होंगे तब नए मेंबर आएंगे। लेकिन इसमें सारे एक साथ नहीं होते। इसमें एक साथ कितने होंगे? 1/3 होंगे हर 2 साल में। हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होते रहेंगे? तो जैसे ये पूरे राज्यसभा के मेंबर है, इसको मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं। तो ये वाला हिस्सा, ये जैसे इस साल रिटायर हो रहा है, तो ये नया इलेक्शन होगा, कौन इलेक्ट करेगा? एमएलए इलेक्ट करेंगे स्टेट के, और यहां पे नए मेंबर आ जाएंगे। अब उसके बाद अगले 2 साल बाद इसके 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब ये मेंबर चेंज होंगे। उसके 2 साल बाद बाकी जो 1/3 बचे, इसके 6 साल पूरे हो चुके होंगे, अब इनको दोबारा से वो किया जाएगा। और जब इसके 2 साल पूरे हो रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि फिर से इसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसके 6 साल हो गए होंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसके फिर से 6 साल पूरे हो गए, तो अगले 2 साल में फिर इसका नंबर आएगा, ये इसका फिर से इलेक्शन होगा। इस तरीके से इसके हर दूसरे साल 1/3 मेंबर यानी 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और उनके लिए इलेक्शन कराए जाते हैं। क्लियर है इतना? ये चीज क्लियर हो गई, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। लॉजिक समझो, समझ में आएगा क्यों बोलते हैं। डिसॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता? समझ में आएगा क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसके सारे मेंबर्स एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें ये पता होनी चाहिए। तो अब उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ इसकी मैक्सिमम जो डिफाइन की गई है वो 250 डिफाइन की गई है। कितनी? 250। ये मैक्सिमम है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं। इतनी मैक्सिमम हो सकती है। उसमें से 238 तो स्टेट इलेक्ट करके भेजेगा, स्टेट प्लस यूटीज इलेक्ट करके भेजेंगे, प्लस 12 मेंबर। 1 सेकेंड, सॉरी। इसके अलावा जो 12 मेंबर हैं, ये कहां से आएंगे? तो 250 में से 238 तो इलेक्ट होके आए, 12 मेंबर कहां से आएंगे? तो 12 मेंबर आते हैं नॉमिनेट होके। कैसे? नॉमिनेट होके। कौन करता है इन 12 मेंबर को नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ये 12 मेंबर कोई भी हो सकते हैं क्या? नहीं, इनका कोई क्राइटेरिया होता है। क्या क्राइटेरिया होता है? कि ये बेसिकली स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इनको इन 4 फील्ड में से किसी भी एक फील्ड का। कौन से 4 फील्ड हैं? ये 4 फील्ड पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो याद होनी चाहिए। लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस। लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 फील्ड में अगर स्पेशल नॉलेज है तो इनमें से किसी भी 12 व्यक्तियों को, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। किसमें? राज्यसभा में। क्लियर है इतनी चीज? प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ इसकी 245 है। मैक्सिमम 250 है, लेकिन अभी 245 की स्ट्रेंथ है। उसमें से 2 to 9 मेंबर आते हैं स्टेट से और 4 मेंबर आते हैं यूटी से। कौन सी यूटी से? कौन सी यूटी से आएंगे? जब इनको इलेक्ट करने वाले कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं। तो जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, कहां कहां है? 3 जगह पे। तो 3 ही यूटी से राज्यसभा के मेंबर आते हैं। कौन सी 3 यूटी? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। 3 ही जगह पे लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी में, तो इन्हीं 3 जगह से आएंगे। कहां कहां से? दिल्ली, पुडुचेरी, जे&के। क्लियर है? तो यहां से आते हैं और ये इलेक्टोरल कॉलेज इसका स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यहां से मेंबर चुनने के लिए। अब अगला आता है, जो इसके मेंबर आ रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जिसको इलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपको पता लगेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आएगा कि कम से कम 30 साल का होना चाहिए। अब आपको याद होगा 30 साल। अब मैं पूछूंगा प्रेसिडेंट का कितना था?
तो आपको ध्यान रहेगा, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर कितना होता है? 35 ईयर्स होता है। उसके बाद राज्यसभा 30 ईयर्स होता है। उसके बाद लोकसभा 25 ईयर्स होता है। ऐसे ही घट रहा है, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर 35 ईयर, राज्यसभा 30 साल, लोकसभा 25 साल, ये आपको याद रखना है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे राज्यसभा का 30 साल का है, उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इलेक्शन कैसे होता है इसका? इलेक्शन का इसका सेम तरीका है। कैसा सेम? जो प्रेसिडेंट का था, वाइस प्रेसिडेंट का था, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्यों? डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जब लोग खुद चुने। अब ये तो स्टेट भेज रहा है ना इनको, तो क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हैं, तो स्टेट हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहा है? स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? एमएलएज रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें एमएलए इलेक्ट करके भेज रहे हैं, तो इसीलिए कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अरे आपको याद आ रहा होगा, यही तो प्रेसिडेंट का भी था, यही तो वाइस प्रेसिडेंट का भी था, यही इलेक्शन का तरीका तो था उनका भी। याद आया? बिल्कुल याद आया होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे की जाती है? इसकी जो सीट है वो कैसे एलोकेट की जाती है? तो आपको पता लगेगा कि ये पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से मेंटेन की जाती है, कि जहां की ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से ज्यादा मेंबर आएंगे राज्यसभा में। तो पॉपुलेशन रेशियो को मेंटेन करते हुए इसकी सीट का एलोकेशन किया जाता है। कहां लिखी हुई है इसकी सीट, कहां से कितनी आनी चाहिए? तो आपको पता होगा कि राज्यसभा की सीट का ब्यौरा कहां दिया गया हुआ है? 4th शेड्यूल में दिया गया है। कहां दिया गया है? 4th शेड्यूल में लिखा गया है कि राज्यसभा में कहां से कितनी सीट आएंगी, किस स्टेट से कितनी स्टेट रहेंगी, किस यूटी की कितनी स्टेट रहेंगी। उसमें आपको क्या याद रखना है? उसमें क्या याद रखना है कि आपके स्टेट की कितनी है। शुरू के 2-3 याद रखने हैं, लास्ट के जिसमें से एक एक आता है वो याद रखना है। वो लिस्ट आपको देखनी है। और यहां पे अगर हम देखें, मेरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कहां से आते होंगे? सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर किस स्टेट से आते होंगे? तो आप कहेंगे जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो कहां की है? तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया होगा, ये सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं यूपी से। राज्यसभा के सबसे ज्यादा मेंबर आते हैं यूपी से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कैसे? एमएलए इसको करते हैं, एमएलए करके देते हैं। यूटी से कौन भेजेगा? तो इसके लिए स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। कहां से? सिर्फ उन्हीं जगह से जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उन 3 जगह से। क्लियर है इतना? तो ये हमें देखना है। अब मैक्सिमम चीजें यहाँ पे मैं बता चुका हूं आपको, और यहाँ पे ज्यादा चीजें बताने लायक बचेगी नहीं। जैसे पहले 4th शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटी, कि किस स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा जाएंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स कहां लिखी हुई है? 4th शेड्यूल में लिखी हुई है। ध्यान रखना, लोकसभा के मेंबर के लिए कोई शेड्यूल नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर के लिए है, वो 4th शेड्यूल है। क्लियर है? उसके बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर, और जो रिटायर हो रहा है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। ये चीज मैं बता चुका हूं कि 1/3 ऑफ मतलब इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर। पिछले उसमें लेक्चर कर चुके हैं, पिछले स्लाइड में हम कवर कर चुके हैं, जहां पे इसको बताया था परमानेंट हाउस कि 6 साल का टेन्योर होता है ना। अब यहां पे क्या लिखा है? टेन्योर कितना है? 6 साल। अब इसमें जो नई चीज बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि राज्यसभा का जो टेन्योर है 6 साल का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के टेन्योर के बारे में नहीं लिखा हुआ कि इसका कितने साल का टेन्योर होना चाहिए। तो ये 6 साल का हमने जो किया हुआ है, ये कहां से किया हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से किया हुआ है। क्लियर है? तो इसको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। आपको सिर्फ आरओपी एक्ट 1951 करना है, चेंज अपने आप हो जाएगा। कौन कर सकता है चेंज? पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। क्लियर इतनी चीजें? बिल्कुल क्लियर होंगी। एक एक चीज को बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से लॉजिक से सीखते चलो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सारी चीजें। जैसे अगला देखते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है।
इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम चेयरमैन कहते हैं, और वो कौन होता है? तो आपको पता लगेगा कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब आपको बाद में बताऊंगा, तो आज वो टाइम आया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब बताया जाए कि होता क्या है। हम लिखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये वर्ड लिखा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब क्या है इसका? जहां पे भी एक्स ऑफिशियो देखो उसका मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, यानी बाहर का, बाहर के ऑफिस का, यानी जो भी उस ऑफिस को संभाल रहा है। कौन से? इस ऑफिस को जो भी संभाल रहा है वो क्या है? वो बाहर का है। और कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसको अगर समझें तो इसका एक मतलब तो ये निकला कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। पहली चीज तो ये समझ में आई कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा, अगर वो चेयरमैन भी है तब भी वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। वो सिर्फ राज्यसभा का चेयरमैन है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है। क्लियर है ये बात? ये ध्यान रखना कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि जब मैं इसका रिमूवल बताऊंगा इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, वहां ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक्स ऑफिशियो, वो बाहर का है, वहां का नहीं है। तो जहां पे भी आप एक्स ऑफिशियो देख रहे हो तो एक्स ऑफिशियो का मतलब हो जाता है कि वो इस कुर्सी पे बैठा है, इस ऑफिस में है, इसकी वजह से वो ये इस पोस्ट को संभालेगा। किस पोस्ट पे है? कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। इसका उल्टा काम नहीं करेगा। उल्टा काम कैसे नहीं करेगा? कि ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन बनेगा वो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट बन जाए ना, ये नहीं है। इसका सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेगा। क्या? कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठेगा वो ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन बन जाएगा। हम किसी के लिए भी बोले कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट, तो उसका मतलब क्या होगा? कि वो उस ऑफिस में है, यानी कि वो इस ऑफिस में है, इसकी वजह से वो उसका चेयरमैन है, वहां का मेंबर नहीं है वो। तो इसीलिए एक्स ऑफिशियो लिखा है कि वो इस ऑफिस में होने की वजह से बाहर का बेशक से है, लेकिन इसका चेयरमैन है। क्लियर है? यहां का मेंबर नहीं है वो। इस चीज को ध्यान रखना। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब जहां पे भी आप एक्स ऑफिशियो देखो तो कंफ्यूज मत होना कि मतलब क्या है। एक्स ऑफिशियो मतलब कि वो एक्चुअल में उसका मेंबर नहीं है, लेकिन किसी पोस्ट पे होने की वजह से वो वहां का चेयरमैन या फिर कुछ किसी भी पोस्ट पे बैठा हुआ। ठीक है? तो इसीलिए जब मैंने बोला कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वो राज्यसभा का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो इसका चेयरमैन बना हुआ है। तो यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ चेयरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा कौन होता है? कौन होता है? चेयरमैन होता है, जो कि कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। ऑटोमेटिकली जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? चेयरमैन बन जाएगा। क्लियर है? इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर है जो इसको लोकसभा से थोड़ा सा अलग करती है, लोकसभा से ज्यादा पावर देती है। इसमें से दो तो आपको पक्का याद रखनी है, एक तो आर्टिकल 249, एक आर्टिकल 312। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जब भी आप राज्यसभा की पावर लिखो, कुछ भी ना याद है 249 और 312 लिख के आ जाओ। क्या है ये दोनों? कि आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल में, कौन से में? 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई हुई है। क्या क्या लिस्ट है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। और यहां पे अलग से बोला गया है कि यूनियन सिर्फ और सिर्फ इस पे लॉ बना सकता है, स्टेट सिर्फ और सिर्फ इस पे लॉ बना सकता है, जो भी यहां पे इस लिस्ट में होंगी। और ये जो लिस्ट है, कॉन्करेंट जो लिस्ट है, इस पे दोनों बना सकते हैं। इस पे कौन बना सकता है? इस पे यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है लॉ। अगर इसको समझें तो क्या स्टेट लिस्ट पे लॉ यूनियन बना सकता है? तो आप बोलेंगे कैसे बनाएगा? स्टेट लिस्ट पे तो सिर्फ स्टेट बना सकता है, यहां पे कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। तो यहां पे यूनियन नहीं बना सकता किसी भी स्टेट लिस्ट पे। क्लियर है? लेकिन
कैसे बना सकता है? जब स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव आके बोले पार्लियामेंट को कि तुम मेरे लिए लॉ बनाओ। कौन? स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा पार्लियामेंट को तुम मेरे लिए लॉ बनाओ, तभी बना सकते हैं। और स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो आप बोलेंगे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा। तो इसीलिए आर्टिकल 249 में राज्यसभा के पास ये स्पेशल पावर है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने के लिए। लॉजिक समझ में आया क्यों राज्यसभा को पावर है? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का। तो यहां पे हम कहेंगे ही कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट अंडर आर्टिकल 249। क्लियर है इतना? उसके आगे देखते हैं। कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, नई ऑल इंडिया सर्विस करनी है क्रिएट, तो भी राज्यसभा इनिशिएट कर सकता है। इसका भी रीजन है, सेम रीजन है। क्या रीजन है देखते हैं इसको भी। जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर होते हैं, जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर होते हैं, इसको कौन करता है? बेसिकली अगर हम देखें तो इनका सिलेक्शन कौन करता है? सिलेक्शन करता है यूनियन। और इनका जो बेसिकली अगर हम कहें ड्यूटी या अपॉइंटमेंट कहां होता है, तो ड्यूटी हम देखेंगे कि ये कहां होती है? स्टेट में। सेलेक्ट कर रहा है यूनियन, प्रमोशन देना है यूनियन को, सारे काम करने हैं यूनियन को, लेकिन ड्यूटी कहां कर रहा है वो? स्टेट में। तो ये ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर ये यूनियन की बात ज्यादा मानेंगे या स्टेट की बात ज्यादा मानेंगे? कंट्रोल इनको यूनियन कर रहा है, ड्यूटी है स्टेट में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यूनियन की बात मानेंगे। तो एक तरह से इन्हें यूनियन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ड्यूटी कहां करवाने हम इससे? स्टेट में। और स्टेट में इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए कौन बोलेगा? स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव ही ध्यान रखेगा ना। तो जब भी कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस होगी उतना ज्यादा स्टेट को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टेट की ऑटोनॉमी उतनी कम कर रहे हैं हम। स्टेट की ऑटोनॉमी कम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑफिसर यूनियन के नीचे स्टेट में एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो स्टेट की ऑटोनॉमी पे खतरा है। और स्टेट की ऑटोनॉमी पे खतरा होगा तो कौन बचाने आएगा? स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? राज्यसभा, अंडर आर्टिकल 312। कि कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो आपको राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। राज्यसभा ही ऑथराइज कर सकता है नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए। क्लियर है इतनी चीज? तो यहां पे ही राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, लोकसभा के बस की बात नहीं है। आर्टिकल 67 क्या कहता है? आर्टिकल 67 क्या कहता है? तो इसको भी समझते हैं। आर्टिकल 67 डील कर रहा है हमारा रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना इसका कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या है? चेयरमैन कहां का है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं, इसका दूसरा मतलब क्या है? कि हम राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव कर रहे हैं। और राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करेंगे, किसी हाउस के प्रेजाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करेंगे, तो उसकी पावर किसके पास हो सकती है? जिस हाउस का वो चेयरमैन है। यानी कि इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को दी हुई है। जब तक ये इनिशिएट नहीं करेगा, लोकसभा कुछ नहीं कर सकती। तो पहला कदम कौन उठाएगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा कैन इनिशिएट। आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है कि रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसका रिमूवल का। क्यों किया जा सकता है? लॉजिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चेयरमैन क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ही तो होता है ना। तो इसीलिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया सकता है। जो भी इसका रिजोल्यूशन आएगा वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का, प्रोसीजर क्या होता है वो हम वाइस प्रेसिडेंट में देख चुके हैं। जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो रखी है, उस टाइम पे अगर इमरजेंसी को अप्रूव करना है तो कौन करेगा? लोकसभा है नहीं, तो उस टाइम पे इन द मीन टाइम आपको राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ती है, तो राज्यसभा करेगा। उसके बाद राज्यसभा क्या काम करती है कि जो भी हेस्टी डिसीजंस है उनको रोकने का काम करती है, यानी कि डिफेक्टिव लेजिस्लेशन मेड बाय लोकसभा, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करती है।
इसीलिए इतना लंबा प्रोसीजर है कि पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, या उल्टा भी राज्यसभा फिर लोकसभा फिर प्रेसिडेंट, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों हाउस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक बनाए हुए हैं कि कोई अचानक जल्दबाजी में कोई बिल ना पास कर दे, ताकि दूसरा हाउस उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखे कि ये बिल ठीक भी है या नहीं है। तो ये हम कहेंगे कि इसके पास ये चेक एंड बैलेंस में भी मदद करती है। तो ये राज्यसभा था। अब उसी को अगर आपने सीख लिया तो लोकसभा इजी हो जाएगा। सबसे पहले लोकसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस। हाउस ऑफ पीपल क्यों है, क्योंकि इसे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके भेज रहे हैं, लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके भेज रहे हैं। कौन सा सिस्टम है इसका वोटिंग का, तो ध्यान रखना इसका जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ा रहे थे तब मैंने इस सिस्टम को आपको पढ़ाया था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जो राज्यसभा का है और इसमें है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसका तो आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि आप जनरली जब वोट डालते हैं तो वो इसी सिस्टम के अंदर डालते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विनर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में इनका इलेक्शन होता है, किनका, लोकसभा के मेंबर्स का। क्लियर है इतना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, ये तो हमने स्टेट में देखा डायरेक्टली है, तो यूटी में क्या करेंगे, तो यूटी में बेसिकली अगर आप देखोगे इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया हुआ है। क्या है, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। इसने बताया कि यूटी के लोग भी इसमें वोट डाल सकते हैं। क्यों बताया भाई, 1947 से लेके 65 तक हम क्या कर रहे थे, क्या यूटी वाले नहीं चुनते थे, तो आपको पता लगेगा कि 1965 से पहले तो यूटी होती ही नहीं थी। तो क्या होता था, तो जब हमने आर्टिकल 1 to 4 हमने पढ़ा था, तब उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे। क्या लेके आए थे, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब का था, 1965। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कब आया, 1965। और क्या था इसमें, क्या था 1965 में, तो यहाँ पे इससे पहले यूटी नहीं होती थी, 4 टाइप में स्टेट बटा होता, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसको चेंज करके 1965 में 2 हिस्सों में बांटा, एक स्टेट एक यूटी। फर्स्ट टाइम यूटी आई, तब हमें पता लगा कि इसको भी रिप्रेजेंटेशन का हक है और ये भी वोट डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से एक्ट लेके आए ताकि इनको भी वोट डालने का हक मिल सके। इसको बोला हमने यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। समझ में आया क्यों आया 1965 में, लॉजिक से समझो, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी कितनी हो सकती है, गलत लिखा हुआ है, इसके ऊपर मत जाना। पहले 552 होती थी, अब इसकी प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है बेसिकली 550 है। ठीक है, पहले 552 थी, अब 550 है। 2 कौन से कम हुए, इसमें 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन वो करता था, नॉमिनेट करता था। क्या करता था, 2 नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कमेटी, और इसको डिलीट कर दिया गया है कब, 2020 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्योंकि आज़ादी के टाइम से चलता आ रहा था और अभी तक ये चल ही रहा था, तो अब बोला कि अब हो गया, बहुत हो गया, जितना रिप्रेजेंटेशन होना था हो गया है, अब एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं और हर जगह में अच्छा खा कमा रहे हैं, अब इनको किसी से कोई खतरा नहीं है। तो अब क्या बोला कि अब से किसी भी एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करेगा। तो इसी के थे वो 2 नवंबर जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थे, अब से नॉमिनेट होगा नहीं। तो कितनी होगी स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ अब इसकी होगी 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इसमें से 530 स्टेट से आएंगे, 20 यूटी से आएंगे। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी फिलहाल हमारे कितने हैं, 543 मेंबर हैं, जिसमें से 530 स्टेट से आते हैं और 13 यूटी से आते हैं। इसका टर्म कितना है, तो टर्म आप बताएंगे इसका 5 साल है। राज्यसभा का कितना था, 6 साल था। कंपेयर करो, याद रहेंगी चीजें। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम। ये डिसॉल्यूशन राज्यसभा का पॉसिबल है, आप बोलेंगे नहीं है। किसका हो सकता है, सिर्फ लोकसभा का हो सकता है। और कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है। उसका हेड कौन था, प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन था, उसका था चेयरमैन। और जो लोकसभा का होता है उसको बोलते हैं हम स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद इसके लिए जो इलेक्टर, जो इसको इलेक्ट करते हैं, एमपीज को जो इलेक्ट करते हैं लोकसभा के, उसके लिए जो वोटर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही 18 साल है,
तो आप बोलेंगे कि आजादी से पहले तो आधे लोगों को वोट डालने का ही अधिकार नहीं था। आजादी के बाद सब लोगों को मिला आजादी का अधिकार। किनको? जो भी 21 साल से ऊपर हैं, उसको हमने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसी 21 साल को घटा के हमने 18 साल किया। कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 21 साल को घटा के हमने क्या कर दिया? 18 साल कर दिया कि 18 साल के लोग अब से वोट डालेंगे। 18 साल से ऊपर जो भी होगा वो वोट डाल सकता है। पहले ये 21 साल थी, उसको घटाया गया है। कितना? कब घटाया? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। कौन क्वालिफाइड है एमपी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकसभा के? तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा है वो खुद भी इंडिया के किसी न किसी पार्ट में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। वो खुद भी एक वोटर होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि खुद भी एक वोटर होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए। एज मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। बताया था लोकसभा की 25 साल है, राज्यसभा 30 है, प्रेसिडेंट 35 है ना। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एक कंडीशन और है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे अगर हम कहें तो SC ST की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे उस सीट को रिजर्व किया गया है सिर्फ SC और ST के लिए। तो उस सीट से अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका रिजर्व कैटेगरी का यानी कि SC ST होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि SC और ST किसी और जगह से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर रिजर्व सीट से लड़ना है तो मैंडेटरी है SC ST होना। बाकी जगह से कोई भी लड़ सकता है, किसी भी कास्ट का लड़ सकता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहां पे ये कंडीशन भी इसके ध्यान रखना। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज, बेसिकली अगर हम कहें इलेक्ट हो रहा है तो किस हिसाब से इलेक्ट होते हैं, कितने लोग एक MP को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, उसके लिए पॉपुलेशन रेशियो मेंटेन की जाती है कि हर एक MP के नीचे पॉपुलेशन सेम रहे, यानी कि सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर एक MP रहे। ये हमेशा मेंटेन किया जाता है। और इसमें क्या क्या मेंटेन किया जाता है? दो चीजें, एक तो इंटर स्टेट पैरिटी मेंटेन की जाती है और एक इंट्रा स्टेट, यानी विद इन स्टेट डिवाइड करेंगे कि इस स्टेट से कितने मेंबर आए, इस स्टेट से कितने मेंबर आए, तो वो भी डिवाइड किस हिसाब से? पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा मेंबर, जहां कम पॉपुलेशन है वहां से कम मेंबर, लेकिन पॉपुलेशन रेशियो सेम रहेगा कि वहां इतनी पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से कितना रेशियो बनता है, तो वहां से उतने मेंबर आएंगे। क्लियर है? और विद इन स्टेट भी, एक स्टेट के अंदर भी अगर आप जब एरिया डिवाइड करोगे कि इस किस एरिया से ज्यादा है, किस एरिया से कम आए, तो एरिया क्या रहेगा? पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड रहेगा। कि अगर मान लो 1000 पे एक MP को चुना जाना है, एक जगह तो ऐसी होगी जहां पे बहुत बड़े एरिया में 1000 लोग नहीं रहते, और एक एरिया ऐसा होगा जहां छोटे से एरिया में 1000 लोग रहते हैं। तो वहां छोटे से एरिया के 1000 लोग को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल देंगे, और वहां बड़े एरिया को हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलेंगे। यानी वहां इतने बड़े एरिया से एक MP आएगा, यहाँ छोटे से एरिया से एक MP आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उसकी बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। तो ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट मेंटेन की जाती है, विद इन स्टेट और बिटवीन स्टेट मेंटेन की जाती है। क्लियर इतना? कैसे की जाती है आगे मैप देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। एलोकेशन ऑफ सीट को अगर हम देखें, हमने क्या बोला, कितनी है सीट टोटल? तो टोटल सीट हमने देखा 550 मैक्सिमम है। कितनी है मैक्सिमम सीट? 550 है, और उसमें से भी हमने देखा कि 530 स्टेट की है, तो ये 530 है, प्लस 13 किसकी है? यूटी की है। तो ये नंबर ऑफ सीट है। ये नंबर ऑफ सीट किस हिसाब से हमने डिसाइड की? पॉपुलेशन का रेशियो हमने बोला कि पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से डिवाइड की, तो कौन से सेंसस के हिसाब से, ये आपको पता होना चाहिए। जो ये नंबर ऑफ सीट है ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। कौन से सेंसस से? 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट फिक्स की हुई है। कब फिक्स की है? तो वैसे तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बोला था कि जब भी सेंसस होगा उसके बाद आपको सीट, नंबर ऑफ सीट चेंज करनी पड़ेगी, ताकि नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले MPs सेम रहे। उसको चेंज करना चाहिए हर सेंसस के बाद।
तो यानी कि सेंसस हर 10 साल में हो रहा है, हर 10 साल में चेंज होनी चाहिए, लेकिन इसको रोक दिया गया कब? 1971 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा ना। तो कैसे अमेंड किया? तो सबसे पहले तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद इसी को चेंज करके क्या बोला? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसने बोला कि ये कब तक? 2026 तक ये नंबर ऑफ सीट चेंज नहीं हो सकती। कब तक? 2026 तक चेंज नहीं होगी। किस सेंसस के हिसाब से सीट रहेंगी? 1971 के हिसाब से इतनी सीट बनती है। क्लियर है? अब उसके बाद आगे है कि एरिया के हिसाब से, कि वो जो बाउंड्री हमने डिफाइन की कि इतने बाउंड्री से 1 MP रहेगा, ये एरिया को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर 10 साल में एरिया की घटती बढ़ती रहती है, तो किसी जगह कम हो जाएंगे, किसी जगह ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस एरिया को डिफाइन किया जा सकता है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट चेंज नहीं कर रहे, लेकिन एरिया को, बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, और बाउंड्री को चेंज करेंगे हम 2001 के सेंसस के हिसाब से। कौन से सेंसस के हिसाब से? 2001 के हिसाब से। इसको 2001 पे रोक दिया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है इतनी चीजें? इसको मैप से और अच्छा समझते हैं। ये इंडिया का मैप है, इसमें आप देखोगे ये छोटा छोटा किसी स्टेट में अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो इतने बड़े एरिया से 1 MP आ रहा है। गुजरात में इतने बड़े एरिया से 1 MP आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जितना पॉपुलेशन यहाँ पे इस एरिया में है, उतनी पॉपुलेशन यहाँ पे इतने बड़े एरिया में, तो यहां से भी 1 MP आएगा, यहां से भी 1 MP आएगा। क्लियर है? यानी ये बाउंड्री चेंज होती रहती है। और ये जो बाउंड्री है ये डिफाइन की गई है किसके हिसाब से? 2001 के सेंसस के हिसाब से। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 543 सीट है अभी फिलहाल। ये 543 सीट है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 550 सीट हैं। ये किस हिसाब से डिफाइंड है? ये डिफाइंड है 1971 के सेंसस के हिसाब से। और ये कब रोकी है? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। मेरे हिसाब से दोनों चीजें क्लियर होंगी कि 87th क्या बोल रहा है, 2001 का सेंसस में क्या डिफाइन किया हुआ है, 1971 के हिसाब से हम क्या डिफाइन कर रहे हैं। 1971 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट, और इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? 2001 के हिसाब से, इसके हिसाब से हम बाउंड्री डिसाइड की हुई है। ये देखो कितने बड़े एरिया से सिर्फ 1 आ रहा है। और यहाँ दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में छोटे छोटे एरिया से 1 आदमी निकल के आता है। क्यों? क्योंकि वहां पॉपुलेशन इतनी है, छोटे से एरिया में उतने सारे आदमी हो जाते हैं, जितने यहाँ इतने बड़े एरिया में नहीं हो पाते। ठीक है? तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें। अब उसके बाद लोकसभा की, जैसे राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर थी, लोकसभा की क्या पावर है? तो लोकसभा की मनी बिल, जब हम मनी बिल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये लोकसभा को एक्स्ट्रा पावर क्यों दी हुई है। मनी बिल क्या कर रहा है? बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की बात करता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा किसका है? लोगों का पैसा होता है, जो टैक्स का उससे कलेक्ट किया जाता है। तो लोगों का पैसा है तो कौन यूज कर सकता है? जो लोगों के द्वारा चुना गया। लोगों के द्वारा कौन चुने जाते हैं? लोकसभा के मेंबर। तो इसीलिए मनी बिल की पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दी गई है। लोगों का पैसा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव छेड़ सकते हैं और कोई नहीं। तो इसीलिए लोकसभा को पावर दी गई है मनी बिल की। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में। और मनी बिल के ऊपर सारी पावर अगर हम देखें तो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास पावर कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिकमेंड कर सकता है वो, और उसको मानना नहीं मानना वो लोकसभा के ऊपर है। उसको देखेंगे जब मनी बिल अलग से पढ़ेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशन, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किए जा सकते हैं, लोकसभा में लाए जा सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग, जब भी दोनों सदन आपस में रूठ जाएंगे तो उनको साथ बैठना पड़ेगा। किसी एक बिल के ऊपर दोनों की नाराजगी होगी, ना ये मानने को तैयार ना ये मानने को तैयार, बिल पास ही नहीं हो रहा है, तो दोनों को साथ में बैठाना है। तो क्या कराएंगे हम? ज्वाइंट सिटिंग कराएंगे। और जब भी ज्वाइंट सिटिंग कराएंगे तो उसका हेड कौन बनेगा? स्पीकर बनेगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे चेयरमैन को क्यों नहीं बनाया? जो राज्यसभा के जो चेयरमैन थे वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ी पोस्ट पे, उनको क्यों नहीं बनाया? तो अब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो चेयरमैन है वो क्या है? वो एक्स ऑफिशियो है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। और जब सारे मेंबर बैठे हों तो जो मेंबर होगा उसी में जो हेड होगा वही यहाँ पे हेड करेगा।
क्लियर है ये चीज? क्यों नहीं बनता राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो क्यों नहीं हेड बनता है? क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो होता है, वो बाहर का होता है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग में हेड पे उसको नहीं बैठाया जाता। अगर मान लो स्पीकर नहीं है तब कौन बैठेगा? तब बैठेगा डिप्टी स्पीकर। मान लो डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तब कौन बैठेगा? तब बैठेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन फिर भी नहीं बैठेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ही इज नॉट ए मेंबर। क्लियर है चीज? लॉजिक लगाओ, चीजें क्लियर होंगी। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स ऑन मनी बिल। मनी बिल, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसके ऊपर स्पीकर जो होगा लोकसभा का उसका डिसीजन फाइनल होता है, तो ये उसी की पावर होगी। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी सिर्फ लोकसभा द्वारा की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी को हटाने के 3 तरीके बताए थे। प्रेसिडेंट खुद अपनी मर्जी से कर सकता है, राज्यसभा 1/10 मेंबर के जब अगर हम कहें कि वो सब नोटिस दें और एक स्पेशल सेशन बुलाएं तो वो बुला के इसको डिसकंटिन्यू कर सकती हैं। और तीसरा, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करके भी डिसकंटिन्यू कर सकती है, राज्यसभा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ओनली बाय लोकसभा डिसकंटिन्यूएंस। क्लियर है? ये हमने देखा। अब कुछ एमपीज का पढ़ लेते हैं लोकसभा के बाद। तो एमपी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एमपीज की क्वालिफिकेशन अभी देख चुके हैं हम दोनों में। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके अलावा राज्यसभा का है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा है तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, तो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने से पहले उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, एक शपथ लेनी पड़ती है। किसके आगे? पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको भी बोले उसके आगे इसे एक ओथ लेनी पड़ती है। जब तक ये ओथ नहीं ले लेता तब तक वो क्वालिफाइड नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये ओथ लेनी जरूरी है उस टाइम पे। क्लियर है? ये ओथ लेनी पड़ेगी। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी हुई क्या है? He must be registered as an elector for parliamentary constitution। ऑलरेडी बताया था कि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए खुद भी, तभी वो कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। जब तक वो रजिस्टर्ड वोटर नहीं है नहीं लड़ सकता। मस्ट बी SC ST टू कंटेस्ट फ्रॉम SC ST सीट, ये भी बता चुका हूं। रिजर्व सीट से लड़ना है तो रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए, अदरवाइज बाकी किसी भी सीट से लड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बता चुका हूं चीजें। डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई हो तो उसको चुना नहीं जा सकता। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल या फिर दिमाग उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब चला गया हो। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए माइंड से, तो भी वो हो सकता है। अब इसको कौन डिफाइन करेगा कि वो अनसाउंड माइंड है? इसको कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा? नहीं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं चलता। ये कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि ये दिमागी हालात इसके ठीक नहीं है। कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट डिक्लेयर करता है, डॉक्टर नहीं करता। अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया हो उस टाइम पे नहीं बन सकता। सिटीजनशिप उसने छोड़ दी, फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली, तो हमने देखा था इलेक्शन के लिए पहली कंडीशन है सिटीजन होना। सिटीजन ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो एमपी से भी। डिस्क्वालीफाइड अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। उसी में पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो उसने भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कई सारी डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अगर इन कंडीशन के हिसाब से भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है कोई भी एमपी के लिए। पहली, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में, कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस में? इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस में इलेक्शन में पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग बहुत होती थी, तो इस तरीके से अगर कोई वोटों का फेरबदली कर रहा है या कुछ हेरफेर कर रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी करप्शन कर रहा है या फिर इलेक्शन ऑफेंसेस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जितना भी इलेक्शन में खर्चा हुआ है अगर वो बताने में वो नाकाम रहा, नहीं बता पाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको क्या कर देगी? डिस्क्वालीफाई कर देगी। ठीक है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा जब खर्चा नहीं बताएगा तो।
अगर उसका लगता है कि इसका इंटेंशन थोड़े खराब है, इंटेंशन मतलब कि उसकी नजर किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हो, तो एमपी बनते उसको पावर मिल जाएगी, तो वो आसानी से हथिया लेगा। तो ऐसे बंदों को एमपी नहीं बनाना है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क सर्विसेज में उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो। उसके अलावा किसी ऐसी कंपनी का वो मालिक ना हो, मैनेजर ना हो, जहां पे बेसिकली अगर हम कहें कि गवर्नमेंट का शेयर 25% या उससे ज्यादा है। और क्या हो सकता है, वो डिसमिस ना किया गया हो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से, किन कारणों से, करप्शन या डिसलॉयल्टी के कारणों से। करप्शन या डिसलॉयल्टी की वजह से किसी सर्विस से उसे डिसमिस ना किया गया हो, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी, डाउरी या सती। इस तरह के जो सोशल क्राइम्स होते हैं, इस तरह के जो सोशल क्राइम होते हैं, उसके अंदर उसे पनिशमेंट ना मिला हो, यानी इस तरह का कोई उसने क्राइम ना किया हो, तो भी कहेंगे कि अगर क्राइम किया है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखी, डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी, इसके ऊपर डिसीजन किसका फाइनल होगा। तो किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी, उस पेज पे अगर किसी भी तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेगा? नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेगा, उससे ओपिनियन लेगा और उसके बाद अपना डिसीजन देगा, और जो प्रेसिडेंट डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। ध्यान रखना, एक चीज मैंने बताई थी, कोई भी प्रेसिडेंट का डिसीजन खुद का नहीं होता है। किससे पूछता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। क्लियर है? वो चीज ध्यान रखना। अगर कोई डिस्क्वालीफाई पिछले रीजंस की वजह से ना हो रहा हो, उसके अलावा एक और रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं डिफेक्शन की वजह से। डिफेक्शन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहा हो। डिफेक्शन क्या होता है कि कोई, अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट किसी को चुन लिया गया है, किसी जनता ने चुना, वो इंडिपेंडेंट था, उस टाइम पे किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, लेकिन इलेक्शन होने के बाद, एमपी बनने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इससे क्या हो रहा है? लोगों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि लोगों ने उसे इसलिए चुना था कि वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो उस पार्टी के मेंबर को नहीं चुनना चाह रहे थे, लेकिन उसने तो पार्टी ज्वाइन कर ली, लोगों के साथ धोखा किया, तो हम कह सकते हैं उसने क्या किया? डिफेक्शन किया। या कोई एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में चले जाए छोड़ के, वो भी डिफेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की 3-4 कंडीशंस है। जब हम डिफेक्शन करेंगे तब उसको डिटेल में करेंगे। तो इस तरह लोगों के साथ जब धोखा किया जाए उसको बोलते हैं हम डिफेक्शन। और इस डिफेक्शन के हिसाब से अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो यहाँ किसका डिसीजन फाइनल होगा? जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, चेयरमैन। अगर राज्यसभा का एमपी है तो चेयरमैन डिसाइड करेगा, और लोकसभा का एमपी है तो स्पीकर डिसाइड करेगा। और ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं, मिनर्वा मिल्स केस याद रखना, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लॉजिक के साथ चीजें पढ़ते चलो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। वैकेशन पहले डिस्क्वालिफिकेशन थी, अब पढ़ते हैं सीट खाली होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सीट खाली होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो देखते हैं कि डबल मेंबरशिप, कि कोई भी एक आदमी 2 जगह पे मेंबर बन के नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में भी मेंबर है और राज्यसभा में मेंबर है, दोनों जगह अकेला ही बना हुआ। नहीं, एक जना एक ही जगह का मेंबर हो सकता है। अगर बाई चांस वो दूसरी जगह का बन गया तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा? अगर कोई लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीट पे चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीट पे चुना जाता है, तो उसे 10 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप डिसाइड करो कि आप लोकसभा का मेंबर रहना चाहते हो या राज्यसभा का। अगर वो कोई डिसीजन नहीं देना चाहता है तो राज्यसभा से उसको कैंसिल कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, और लोकसभा का मेंबर बन जाएगा। दूसरी कंडीशन कि कोई लोकसभा का मेंबर है पहले से, उसके बाद वो इलेक्ट होके आता है कहां पे? राज्यसभा में, तो क्या कहेंगे कि ये तो उसकी खुद की इच्छा थी, लोकसभा का मेंबर होते हुए उसने इलेक्शन में खड़ा क्यों हुआ? इलेक्शन में खड़ा हो गया, इलेक्ट हो गया, तो अब उसको लोकसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी और उसे राज्यसभा में जाना पड़ेगा। उल्टा भी काम करेगा, यानी राज्यसभा का मेंबर है, लोकसभा के इलेक्ट हो जाता है, तो पूछेंगे नहीं, राज्यसभा की सीट खाली, उसे लोकसभा में जाना पड़ेगा। एक ही हाउस में, यानी अगर लोकसभा की एग्जांपल लें, लोकसभा में ही दो जगह से खड़ा हुआ था, वो दोनों जगह जीत जाता है, यानी कि 2 सीट से वो जीत जाता है, तो उसके पास 2 सीटें हैं, तो क्या ऑप्शन है? तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि कोई भी एक सीट चूज कर लो,
दो सीटें हैं, दोनों में से एक भी सीट चूज कर लो। अगर वो चूज नहीं करता है तो दोनों सीटें खत्म, तो उसकी दोनों सीट खत्म हो जाएंगी, दोनों सीट खाली हो जाएंगी। क्लियर है? या तो एक को चुन लो, नहीं तो दोनों खाली। क्लियर है इतना? अब उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और वो एमपी चुन लिया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में चुन लिया जाता है, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली 14 दिन का टाइम मिलता है कि 14 दिन में या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन कर दे, नहीं करता है तो ये यहां से उसकी सीट खाली मान ली जाएगी, वो वहीं का मेंबर रह जाएगा। क्लियर है इतना पता होना चाहिए। उसके अलावा और कैसे हो सकती है वैकेशन सीट खाली कैसे हो सकती है? कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तब खाली हो जाएगी, या कोई रिजाइन कर दे तभी तो खाली हो जाएगी। रिजाइन में किसको करेगा? तो रिजाइन में उसको देना पड़ेगा, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यानी कि अगर लोकसभा का मेंबर है तो स्पीकर को देगा अपना रेजिग्नेशन, राज्यसभा का मेंबर है तो चेयरमैन को देगा। क्लियर है इतनी चीज? बिल्कुल क्लियर होंगी। उसके बाद ध्यान रखना कि इनको रेजिग्नेशन दे तो दिया, लेकिन ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें ना करें वो इनकी मर्जी है। अगर इनको लगता है कि किसी ने अपना रेजिग्नेशन किसी के दबाव में आके दिया है तो ये उसको नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते, इनकी मर्जी है, वो चाहे तो नहीं भी एक्सेप्ट करें, और वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। और क्या रीजन हो सकते हैं वैकेशन के? एब्सेंट हो जाए। कितने दिन के लिए? अगर 60 दिन के लिए लगातार एब्सेंट हो जाता है, कितना? 60 डेज के लिए लगातार एब्सेंट हो जाता है बिना परमिशन लिए, तो भी उसकी सीट खाली मान ली जाएगी, उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये 60 दिन की काउंटिंग करते हैं, मान लो बीच में सेशन नहीं चल रहा है और 4 दिन से ज्यादा का गैप है, इंटरवल 4 दिन से ज्यादा का है, तो वो दिन काउंट नहीं होंगे। 4 दिन से कम है तो काउंट हो जाएंगे, 4 दिन से ज्यादा का गैप काउंट नहीं होता जब भी हम 60 डेज की काउंटिंग करते हैं। क्लियर है? एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 4 दिन से ज्यादा का गैप है तो वो गैप काउंट नहीं होगा। 4 दिन से कम का है तो हम कंटिन्यू काउंट करते चले जाएंगे। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रखना। और क्या क्या तरीके हैं जिससे इसकी सीट खाली हो सकती है? पहला कि उसके इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा कि इलेक्शन जो है गलत तरीके से लड़ा उसने, नल एंड वाइड हो गया तो सीट खाली हो जाएगी। अगर उसको हाउस से निकाल दिया जाए, सीट खाली हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए चुना जाए तो ऑटोमेटिकली सीट खाली हो जाएगी, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट बनना है। अगर वो गवर्नर के लिए अपॉइंट किया जाता है तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। क्लियर है? अब उसके बाद ये वैकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये बताएगा इस बात को लेके, इफ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट, तब क्या होगा? मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको पता है कि उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, यानी वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है। कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड है, अगर वो इलेक्ट होके पहुंच जाता है, इफ ए डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्ट टू पार्लियामेंट, अगर वो गलती से इलेक्ट हो जाता है पार्लियामेंट में, तब क्या होगा? इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिस्क्वालीफाइड है तो उसको इलेक्शन लड़ने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी गलती से लड़ लिया, इलेक्ट हो गया, तब क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लगा ऐसा होगा ही नहीं। जब वो लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा ही नहीं, लेकिन जब हुआ तब इन्होंने इसके लिए क्या बनाया कि ऐसे केस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट काम करेगा, और जो भी इस तरह का केस होगा उसको कौन डील करेगा? हाई कोर्ट डील करेगा। और हाई कोर्ट अगर उसको इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी उसकी बात सुन के, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो निकल जाएगा। क्लियर है? अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके खिलाफ अपील कर सकता है इन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्या कंडीशन है? एमपी जब इलेक्ट होते हैं तो क्या कंडीशन है? तो हम देखेंगे कि जब भी वो इलेक्ट होके जाते हैं तो उन्हें एक ओथ लेनी पड़ती है एमपी की। क्या लेनी पड़ती है? ओथ लेनी पड़ती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। क्या है ओथ? वही सेम ओथ है जो पीएम में पढ़ाई थी, फेथ एंड एलिजियंस की। फेथ एंड एलिजियंस किसके प्रति? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की। फेथफुली डिस्चार्ज देयर ड्यूटी की। तो ये हम ओथ लेंगे। जब तक कोई भी एमपी ओथ नहीं ले लेता तब तक उसको कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एमपी का कोई भी पावर नहीं दी जाएगी, कोई भी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज उसे नहीं दी जाएंगी जब तक वो ओथ नहीं ले लेता।
और जब तक ओथ नहीं लेता तब तक वो किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता किसी भी प्रोसीडिंग में, पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में। क्लियर है? तो ओथ मैंडेटरी है, तभी वो आगे के काम कर सकता है, नहीं तो नहीं। और जितने दिन तक वो ओथ नहीं लेता है उतने दिन का उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, पर डे के हिसाब से 500 रुपए की। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इन एमपीज की सैलरी कितनी होती है, कौन डिसाइड करता है? तो इसकी एमपीज की जो सैलरी है वो डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। क्या कोई पेंशन भी होती है? पेंशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में पेंशन की कोई बात नहीं की गई है, इनकी पेंशन भी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन पार्लियामेंट ने इनकी पेंशन प्रोवाइड की हुई है अपने एक्ट के द्वारा। और इनकी पेंशन कैसे होती है? 5 साल के लिए चुने गए पेंशन है, उसके अगले 5 साल के लिए चुने गए तो उसकी अलग पेंशन है, यानी पेंशन बढ़ती रहती है जितनी बार ये चुने जाएंगे। क्लियर इतना? और उसके बाद द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ स्पीकर या फिर चेयरमैन, ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। और स्पीकर और चेयरमैन की और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन उनकी जो पेमेंट होती है वो चार्ज होती है किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होने का मतलब है कि इनके पेमेंट पे वोटिंग नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? जब बजट पास होता है तब उस टाइम पे सबके सैलरी और उस पर वोटिंग होती है, लेकिन इनके ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है? तो इनके ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे तरीके में कि इनकी पेमेंट को कम नहीं कर सकते वो। समझ गए? तो वोटिंग नहीं की जा सकती बजट पास के दौरान इनकी पेमेंट्स पे। सबके प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले देखा, डिप्टी डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा में, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा में। उसके अलावा ए पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है लोकसभा के लिए, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है राज्यसभा के लिए। तो ये हैं, इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है? वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का, और इसका इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? ध्यान रखना, जब स्पीकर के इलेक्शन की बात की जा रही है तो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और जब डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की डेट की बारी आएगी उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको स्पीकर डिसाइड करेगा खुद। दोनों में ध्यान रखना, इसीलिए साथ पढ़ते हैं ताकि याद रहे। इसकी सीट कब खाली मानी जाएगी? जब वो मेंबर से कहेंगे कि लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा, जो मेंबर नहीं रहा तो उसका चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे बनेगा, है ना? तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपने मेंबर में से चुनते हैं। जब मेंबर नहीं है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेगा। जब वो खुद रिजाइन कर दे, रिजाइन करेगा तो किसको देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर? डिप्टी स्पीकर को देगा, या फिर उसको रिमूव कर दिया जाए। और रिमूव कैसे करते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी भी हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जब भी रिमूव करना हो तो आपको क्या चाहिए? इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। तो कौन? सिर्फ लोकसभा। लोकसभा में यहां पे ही इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। और ये मैंने बताया था क्या है ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है। जिसको नहीं पता इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है तो मेजॉरिटी वाला जो लेक्चर है वो देख लें इसको। तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी से कर सकते हैं। कहां पे? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर है तो यहीं पे इसको मूव किया जाएगा। क्लियर है? इतना पता होना चाहिए इस टाइम पे। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि जब रिमूवल होता है तब वोट डालता है या नहीं डालता है, तो इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए दोनों एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका चेयरमैन का भी इसमें क्लियर हो जाए। तो दोनों चीजें हम देखेंगे। यहां हम देखेंगे स्पीकर और यहां बोलेंगे चेयरमैन। पहले बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस की। नॉर्मल कंडीशन में जब इसका रिमूवल नहीं चल रहा है उस केस में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशंस की जब हम बात करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन में हमें समझ में आएगा कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई बिल पास होता है, जब भी कोई बिल आ रहा है या जब भी कोई रिजोल्यूशन आ रहा है, जब भी कोई मोशन आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या ये वोट डाल सकता है? भैया चेयरमैन है, कैसे वोट डालेगा? नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता, क्योंकि ये चेयरमैन है तो नॉर्मल मेंबर की तरह वोट नहीं डालेगा नॉर्मल बिल में, नॉर्मल रिजोल्यूशन में या नॉर्मल मोशन में।
तो क्या करेगा, अगर उस टाइम पे टाई हो जाता है कि बराबर बराबर वोट मिले हैं, तो उस टाइम पे ये डाल सकता है क्या, टाई ब्रेकर वोट, या जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट डाल सकता है, नॉर्मल वोट, या जिसको हम बोलते हैं वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस ये नहीं कर सकता नॉर्मल बिल में। चेयरमैन क्या करेगा, तो चेयरमैन भी मेंबर तो है ही नहीं, और मेंबर नहीं है तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल सकता, लेकिन कास्टिंग वोट डाल सकता है क्योंकि वो चेयरमैन है। क्योंकि वो चेयरमैन है, कास्टिंग वोट डाल सकता है कि जब भी टाई हो तो चेयरमैन के पास जाता है डिसीजन, जैसा वो चाहे वैसा होगा, तो वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, यानी टाई ब्रेकर वोट डाल सकता है। ये है नॉर्मल टाइम। अब बात करते हैं रिमूवल की। किसकी बात करते हैं, रिमूवल की। ये चीज समझ में आई, इसको रब कर दूं, जिसको लिखना है वो लिख लेगा, क्योंकि अगर इसके बाद जो मैं सेंटेंस बताऊंगा अगर ये नहीं समझा वो समझ में नहीं आने वाला। बुक में उसको 10 बार पढ़ लेना, तब भी आप उसमें कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि मैं जो चीज शुरू में मेरे को जो डिफिकल्टी है मुझे पता है कि सभी को डिफिकल्टी आती होंगी, तो मैं उसी हिसाब से आपको चीजें क्लियर करते हुए जा रहा हूं एक एक। तो अब हम करते हैं कि जब रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तब क्या होगा। अब यहां पे आपको जो फॉर्मूले बताए थे वो ध्यान रहेंगे। कैसे, रिमूवल। अभी तक मैंने नॉर्मल भी बताया था, अब मैं आपको रिमूवल का बताता हूं। रिमूवल टाइम पे कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं रहेगा। अब आप एक बात बताओ कि स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा है कि वो उसको हटाना है, तो क्या उस टाइम पे भी वो चेयरमैन बन के रहेगा, क्या उस टाइम पे भी वो स्पीकर बन के रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं, उस टाइम पे वो स्पीकर में कैसे बैठ सकता है, तो एज ए स्पीकर नहीं बैठेगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है, रिमूवल का रिजोल्यूशन डालता है, तो उस टाइम पे फर्स्ट इंस्टेंस और यहां पे कास्टिंग वोट जो चेयरमैन डालता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो चेयरमैन तो वो है नहीं, या स्पीकर तो वो है नहीं, तो स्पीकर नहीं तो ये तो डाल ही नहीं सकता। जो नॉर्मल कंडीशन में डाल सकता था वो डाल सकता है ना, नॉर्मल कंडीशन में डालता था, लेकिन अब वो यहाँ पे स्पीकर नहीं है तो ये वो डालेगा कास्टिंग वोट। तो आप कहेंगे कैसे डालेगा, क्योंकि वो स्पीकर नहीं है। लेकिन क्या वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकता है? आप कहेंगे हाँ डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो बेशक से स्पीकर है, लेकिन स्पीकर से पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो है। और जब चाहे बेशक से उसी का रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा हो, क्योंकि सभी मेंबर्स को वोट डालने का अधिकार होता है, तो ये खुद भी तो मेंबर है, इसके पास भी अधिकार होगा वोट डालने का। तो फर्स्ट इंस्टेंस में खुद के रिमूवल में भी ये वोट डाल सकता है। ये चीज क्लियर रखना, दिमाग में बैठा लेना। लॉजिक क्या है वो मैंने आपको समझाया है ताकि आप इसको भूले ना, क्योंकि ये खुद भी मेंबर है उसका, और सभी मेंबर को अधिकार होता है वोट डालने का, तो उसके अधिकार से इसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए खुद के रिमूवल में भी ये वोट डालता है। तो क्या चेयरमैन, अब चेयरमैन का केस देखते हैं। सबसे पहली चीज, क्या ये कास्टिंग वोट डाल सकता है? तो आप कहेंगे कैसे डालेगा, क्योंकि जब रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है तो चेयरमैन तो ये है ही नहीं, तो उस टाइम पे ये तो डाल नहीं सकता। तो क्या ये वोट डाल सकता है? फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट डाल सकता है? वोटिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस, क्या ये डाल सकता है? अब आप इसका आंसर बताएंगे मुझे। थोड़ा सोचो और बताओ, समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था क्योंकि स्पीकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसलिए वो वोट डाल सकता है, उसका वोट डालने का अधिकार है। क्या चेयरमैन मेंबर है राज्यसभा का? अब आप बोलेंगे कि ही इज एक्स ऑफिशियो। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो होता है, और एक्स ऑफिशियो है मतलब कि वो मेंबर नहीं है, और मेंबर नहीं है तो उसका वोट डालने का अधिकार है ही नहीं एज ए मेंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं डालेगा, जबकि स्पीकर खुद के रिमूवल में भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालता है। और क्यों डालता है आपको रीजन के साथ समझ में आया होगा, और आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
कि जब रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा हो तब स्पीकर अपना फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालता है। ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस ड्यूरिंग रिमूवल बट कास्टिंग वोट नहीं डालेगा। क्लियर है इतना? इतनी चीज पता होगी। एक और चीज ध्यान रखना कि स्पीकर का जो पोस्ट है, मैंने एक चीज आपको बताई थी, आर्टिकल 74 मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल 74 क्या है, मैंडेटरी है। और मैंडेटरी होने की वजह से क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आया था तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करते रहेगी। क्यों करते रहेगी? क्योंकि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकता, आर्टिकल 74 में। ऐसे ही स्पीकर, बेशक से लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर अपनी सीट खाली नहीं छोड़ सकता। स्पीकर के ऑफिस हमेशा चालू रहता है, स्पीकर का ऑफिस बंद नहीं होता। स्पीकर, इसको हम कह सकते हैं ये भी एक कंटिन्यूअस ऑफिस है। तो स्पीकर अपनी सीट खाली नहीं करता है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीकर अपनी सीट पे रहेगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं और अगला टर्म भी आपको समझ में आएगा। यहां पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ये पुराना स्पीकर है, ये सीट पे बैठा है, लेकिन यहां लोकसभा डिसॉल्व हो गई। क्या ये भी डिसॉल्व होने के साथ साथ ये भी जाएगा? नहीं, ये अपनी सीट पे बैठा रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। यहां पे नए इलेक्शन होके आ गई, न्यू लोकसभा आ गई, नई लोकसभा आ गई, तो नई लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, नई लोकसभा की जो भी फर्स्ट मीटिंग होगी, तब तक ये स्पीकर यहां पे एज ए स्पीकर रहेगा। और जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी वहां पे एक टेम्परेरी स्पीकर बनाया जाएगा। टेम्परेरी स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस स्पीकर को हम बोलेंगे स्पीकर, क्या बोलेंगे? प्रो टेम स्पीकर। क्या बोलेंगे इसे? प्रो टेम स्पीकर। क्लियर है? कौन इलेक्ट करेगा? इसे करेगा प्रेसिडेंट। जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे इलेक्ट किया जाता है एज ए प्रोटेम मेंबर। किस दिन? जिस दिन नई लोकसभा इलेक्ट होकर आएगी तब तक पुराना स्पीकर काम करता रहेगा। और ये पुराना स्पीकर जिस दिन नई लोकसभा आई उससे उसी दिन अपनी सीट छोड़ता है, ताकि उसकी जगह नया स्पीकर जो इलेक्ट किया गया है, जो टेम्परेरी स्पीकर इलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ये प्रोटेम स्पीकर यहां के आगे बैठेगा। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? टेम्परेरी स्पीकर होता है, जो नई लोकसभा आती है तब चुना जाता है। क्या काम होता है इसका, उसको भी देखेंगे आने में। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई। तो यहां पे आ गया तो स्पीकर कंटिन्यू रहेगा, अपनी सीट खाली नहीं करेगा। यहां तक आप इतना समझिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद स्पीकर के कुछ पावर देख लेते हैं, रोल पावर और फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला, इसको इसकी पावर मिलती कहां से है? तो ये 3 जगह से। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस से इससे पावर मिलती है, ये बेसिकली कंडक्ट रूल इसकी लोकसभा की है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो चले आ रहे हैं उससे उसको पावर मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ लोकसभा बिल्कुल बोलते हैं, और बेसिकली हम कहें हेड ऑफ लोकसभा बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम कहें तो गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर। जितने भी मेंबर होंगे पार्लियामेंट के या लोकसभा के, उनका प्रिविलेजेस का गार्जियन कौन है? तो स्पीकर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेशन चल रहा हो, उस टाइम पे किसी एमपी के खिलाफ एफआईआर हो जाए, उसको अरेस्ट करने आना हो, तो उसको स्पीकर से पूछना पड़ेगा कि आपके सेशन में ये बंदा है, इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, आप अलाउ करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि ही इज द गार्जियन ऑफ द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। और क्या है? प्रिंसिपल स्पोक्समैन है हाउस का, और इसके डिसीजन जो है पार्लियामेंट्री मैटर में वो फाइनल होते हैं। और क्या है? मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम। डेकोरम मेंटेन करके रखता है, शांति बना के रखता है, डिसिप्लिन बना के रखता है। क्लियर है? ये डेकोरम मेंटेन करता है और ये इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है। अब जो भी हम कहें कि रूल बुक है या फिर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, कन्वेंशन या प्रोसीडिंग्स, जो भी है उसका फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? स्पीकर है। ध्यान रखना,
फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन विद इन लोकसभा फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा? स्पीकर होगा। ध्यान रखना, मैं विद इन लोकसभा की बात कर रहा हूं और इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, विद इन लोकसभा स्पीकर होता है फाइनल इंटरप्रेटर। ध्यान रखना, क्या क्या है इसकी पावर? ही कैन एडजर्न द हाउस को एडजर्न करता है और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, यानी कि कोरम कितना होता है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये कोरम होता है। अगर इतने मेंबर नहीं है तो ये क्या कर सकता है? मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है कि कम से कम इतने मेंबर चाहिए तभी मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कोरम मेंटेन करने की पावर भी इसके पास है। डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, बता दिया था जब एज ए स्पीकर काम करेगा तो ये क्या करता है? कास्टिंग वोट डालता है। ये चीज मैं बता चुका हूं। ज्वाइंट सीटिंग पे कौन बैठेगा? स्पीकर, बात कर चुके हैं। सीक्रेट मीटिंग अलाउ कर सकता है, जब भी इसको लगता है कि सीक्रेट मीटिंग करनी है तो ये वहां से सभी का आना जाना रोक सकता है, मना कर देगा कि यहां से कोई नहीं गुजरेगा। तो ये सीक्रेट मीटिंग को अलाउ कर सकता है यहाँ पे। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इसका डिसीजन फाइनल होता है मनी बिल के ऊपर, ये कर चुके हैं। डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, किसमें? शेड्यूल 10 के अंदर। शेड्यूल 10 यानी कि एंटी डिफेक्शन के अंडर। एंटी डिफेक्शन में बताया था कि एंटी डिफेक्शन में कौन कौन फाइनल है? राज्यसभा तो चेयरमैन डिसाइड करेगा और लोकसभा तो स्पीकर डिसाइड करेगा। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप में बेसिकली जितने भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट है तो उसके लिए ग्रुप बना हुआ है और उसमें इंडियन साइड जो है उसको बोलते हैं इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, ये आपको पता लग गया होगा क्या हो गया। जो भी स्पीकर है ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, फिर से एक्स ऑफिशियो आया, किसका है? कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द कंट्री। जितनी भी पूरे देश की लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्लियर है? He appoints the chairman of all parliamentary committee of the Lok Sabha and supervise their function. जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा में बनेगी उसके चेयरमैन को यह डिसाइड करता है, ठीक है। और क्या है? और चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का खुद चेयरमैन होता है, रूल्स कमेटी का भी खुद चेयरमैन होता है और जनरल पर्पस कमेटी का भी खुद ही चेयरमैन होता है। इतनी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद इसका अगर हम देखें इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इसे दिया गया ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे, इम्पार्शियल रहे, बायस ना हो। इस वजह से इसे पावर दी हुई है कि ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी कि इसको रिमूव करना है तो स्पेशल तरीके से किया जा सकता है। स्पेशल तरीका ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और वो रिजोल्यूशन को हम देखेंगे कि इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। और इसके रिमूवल के लिए कोई रिजोल्यूशन भी मूव करना है तो मिनिमम आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तभी आप उस मोशन को मूव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर है? सैलरी और अलाउंस चार्ज होती हैं कहां पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ताकि उनके ऊपर वोट ना डाल सके, पार्लियामेंट उसके ऊपर ज्यादा कम ज्यादा ना कर सके, ठीक है। इसके वर्क और कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता लोकसभा में। करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा? सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन क्या है आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। इसके रैंक को सभी कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक से ऊपर रखा गया है। ऑल इंडिया में अगर देखें, पूरे इंडिया में ऊपर से काउंट करें, पहला प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे काउंट करते हुए आए तो इसका आता है टोटल 7th रैंक। ऊपर से नीचे काउंट आए तो काउंट करें तो इंडिया में इसका 7th रैंक आता है हायरार्की में। और 7th रैंक इसके बाजू में कौन बैठता है? तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी 7th रैंक आता है। तो उसके इक्विवेलेंट इसे रैंक दिया गया है। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन सब से इसको ऊपर रखा गया। ब्रिटेन में क्या होता है? जब भी कोई स्पीकर चुन लिया जाता है उसको अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है ताकि वो इम्पार्शियल रहे, अनबायस्ड रहे, कि जो भी स्पीकर ब्रिटेन में चुना गया है उसको अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ेगा। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं, इंडिया में कोई जरूरी नहीं है पार्टी से रिजाइन करना। पार्टी में रहते हुए भी कोई भी क्या बन सकता है? कोई भी बन सकता है स्पीकर। क्या कोई ऐसा रहा है जिसने स्पीकर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी छोड़ी हो? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल एक ऐसा रहा है। कौन रहा है? तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, नीलम संजीवा रेड्डी।
नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे थे जिन्होंने जब स्पीकर चुने गए थे अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तो ये इकलौते ऐसे रहे हैं। और इनके बारे में क्या खास बात बताई थी? तो इनके बारे में खास बात बताई थी कि ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज चुने गए थे, यानी इनके खिलाफ और कोई था ही नहीं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। अब डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर कौन चुनता है इसे? तो बेसिकली लोकसभा ही चुनती है। इसकी डेट कौन फाइनल करता है इलेक्शन की? इसकी डेट फाइनल करेगा कौन? डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। क्लियर है? इतनी चीजें पता होनी चाहिए। रिमूवल जैसे स्पीकर का होता है सेम है, और ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करता है, प्रिजाइड करता है अगर स्पीकर एब्सेंट हो तो। इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर बैठेगा ज्वाइंट सिटिंग में, और ये भी नहीं है तो कौन बैठेगा? बताया था, डिप्टी चेयरमैन बैठेगा। ठीक है, ध्यान रखना। डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? अभी तक तो दिमाग चलने लग गया होगा कि पॉलिटी पढ़ते कैसे। तो इसका क्या मतलब है कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। इसका मतलब ये है कि ये स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता। ये नहीं है कि जब स्पीकर काम कर रहा है तो ये इसके असिस्टेंट की तरह काम करेगा, डिप्टी स्पीकर है तो, कि चल भाई मैं थक गया हूं तो मेरी जगह काम कर ले। ऐसा नहीं है, ये इसका सबऑर्डिनेट नहीं है। ऐसा नहीं फालतू में उसको काम पकड़ा दिए, मेरे पास काम का बहुत ज्यादा है थोड़े से तू कर ले, ये सबऑर्डिनेट नहीं है। अगर स्पीकर हाउस में है तो उस टाइम पे जो डिप्टी स्पीकर है वो नॉर्मल मेंबर की तरह काम करेगा, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह। जब स्पीकर हाउस में नहीं है उस केस में स्पीकर की तरह एक्ट करेगा। इसीलिए बोला है कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, इसीलिए ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। क्लियर है? इतनी चीजें पता रहेंगी, बिल्कुल पता रहेंगी आपको। एक और इसकी स्पेशल प्रिविलेज होती है डिप्टी स्पीकर की। क्या होती है कि जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में डिप्टी स्पीकर का नाम आ जाए कि ये उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा है, ये ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है, कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं। किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर ये मेंबर है तो ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाएगा। इसकी सैलरी फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, चार्ज होती है। अब दोबारा से नहीं बताएंगे चार्ज क्या है। मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये कब बना? भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो कब क्रिएट हुई? तो ये पता लगेगा आपको कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, और 1921 से इस सीट पे बैठना शुरू हुए। तो सबसे पहला डिप्टी स्पीकर और स्पीकर कौन था? तो सबसे पहला स्पीकर था फ्रेडरिक व्हाइट, और इंडिया का पहला डिप्टी स्पीकर कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, उस टाइम पे इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं बोला जाता था, उस टाइम पे इन्हें बोला जाता था प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कब नाम आए? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारे नाम आए 1935 के एक्ट में। 1935 के एक्ट में बोला गया कि इनका नाम चेंज करके हम करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेकिन यहां पे वो इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो फाइनली जब हम आजाद हुए यानी कि 1947 के बाद, उसके बाद इनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाने लगा। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट इंडियन स्पीकर कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट तो हो गए बाहर के, इंडियन स्पीकर कौन था? तो इनके बाद जो बने कौन थे? विट्ठल जे भाई पटेल। 1925 में ये फर्स्ट इंडियन स्पीकर रहे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उस टाइम पे। अगर मैं कहूं हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो आज है, इसका प्रिकर्सर हम किसे मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्यूअल रोल थे आजादी के बाद। क्या थे? एक पहला रोल तो ये था कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी तब उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब जो नॉर्मल काम के लिए बैठेगी यानी एज ए पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट बैठेगी, तब उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठते थे तब इसका प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली बैठेगी तो उस टाइम पे इसका जो प्रेसिडेंट होता था या स्पीकर होता था वो थे जीवी मावलंकर। और जीवी मावलंकर क्या हुए? इसके बाद फर्स्ट जो हमारी पार्लियामेंट बनी, फर्स्ट जो लोकसभा बनी, उसके स्पीकर भी यही बने। कौन थे फर्स्ट स्पीकर हमारे? जीवी मावलंकर। डिप्टी स्पीकर कौन थे? अयंगर जी थे।
फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अयंगर जी हो गए, और ये आपको पता होना चाहिए। जीवी मावलंकर का अगर आप देखोगे 1946 से लेकर 1956 तक ये हेड रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो इतना लंबा टाइम इन्होंने निकाला। अब हम देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ये किस लिए बनाते हैं कि मान लो स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो उस टाइम पे कौन काम करेगा एज ए स्पीकर? तो उसके लिए क्या करते हैं हम पहले से एक पैनल चुन के रखते हैं। ये टोटल 10 मेंबर, मैक्सिमम 10 मेंबर इसमें हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर का एक पैनल हमने चुना हुआ है कि जब स्पीकर भी नहीं हो, डिप्टी स्पीकर भी नहीं हो, तो उस टाइम पे चेयरमैन और स्पीकर की जगह काम करने के लिए हम इनके किसी भी एक मेंबर को बैठा देते हैं कि आप स्पीकर का काम करो जब तक कि हमारे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वापस नहीं आए थे। एक चीज का ध्यान रखना जहां लोग गलती करते हैं कि ये जो हम बैठा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस के केस में बैठा रहे हैं, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है। लेकिन जब ये सीट वैकेंट है दोनों, जब ये सीट वैकेंट है उस टाइम पे हम कहेंगे कि ये इनमें से किसी को नहीं बैठा सकते। सिर्फ एब्सेंस के केस में, किसी काम से बाहर गए हैं, बीमार हो गए हैं, तब हम बैठा सकते हैं, वैकेंसी में नहीं बैठा सकते। अगर वो सीट खाली है, उसके लिए किसी का इलेक्शन ही नहीं हुआ है, तब हम इनमें से किसी को नहीं बैठाएंगे। चीज ध्यान रखना, सिर्फ किस पर्पज के लिए होते हैं? एब्सेंस के पीरियड में उसको फुलफिल करने के लिए होते हैं। तो ध्यान रखना इनका किस पर्पज से होते हैं। स्पीकर प्रोटेम बताया था मैंने, कौन होता है? टेम्परेरी स्पीकर। किस चीज के लिए होता है? तो बेसिकली जब पुराना स्पीकर हमारा चला आ रहा है, नई लोकसभा आई है, उस टाइम पे टेम्परेरी स्पीकर प्रेसिडेंट एक इलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम। और ये टेम्परेरी स्पीकर फिर एक्चुअल स्पीकर के इलेक्शन कराता है। और ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसका मेन काम क्या है कि जब स्पीकर प्रोटेम है, प्रोटेम स्पीकर जो भी होगा, इसको ओथ कौन दिलाएगा? जो इसको इलेक्ट करने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो उस टाइम पे कौन है? प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। अब हमारे पास स्पीकर है, अब ये स्पीकर क्या करेगा? बाकी सारे एमपी जितने बच गए, जितने भी एमपी हैं, जो भी नए इलेक्ट होके आए, क्योंकि नए इलेक्ट हो गए तभी तो इसको चुना है, नए इलेक्ट होके जितने भी एमपी आए हैं उनको ओथ दिलाएगा हमारा स्पीकर प्रोटेम। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि उनको ओथ दिला दे, और जब वो एज ए एमपी बन के आ जाएं तब वो किसका? स्पीकर का इलेक्शन करें और अपना एक नया स्पीकर चुन ले। और जैसे ही नया स्पीकर आ जाएगा उसी दिन ये सीट खाली हो जाएगी। क्लियर है? इतनी चीजें पता होनी चाहिए। क्या इसका मेन काम? प्रेसिडेंट दिलाता है स्पीकर प्रोटेम को ओथ, और स्पीकर प्रोटेम क्या करेगा? बाकी सब एमपीज को ओथ दिलाता है। ठीक है? और जितने मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन ओथ दिलाएगा? मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। ध्यान रखना इस चीज का। तो ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट अपॉइंट स्पीकर प्रोटेम, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ टू स्पीकर प्रोटेम। और स्पीकर प्रोटेम क्या करेगा? वो प्रेजाइड्स ओवर फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में एज ए स्पीकर बैठता है। और नया हम कहेंगे कि बेसिकली मेन ड्यूटी क्या है? एडमिनिस्टर ओथ टू न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स को, नए एमपीज को ओथ दिलाता है। और फिर उसके बाद क्या करेगा? ये इलेक्ट करवाता है नए स्पीकर का, नए स्पीकर के इलेक्शन भी करवाता है। इतनी चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हमने स्पीकर का पढ़ा, अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पढ़ते हैं। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाए, प्रेसिडेंट की सीट खाली है, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने जाना पड़ेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या वो चेयरमैन की तरह काम करेगा? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो चेयरमैन तभी है जब वो वाइस प्रेसिडेंट है। जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी नहीं है। तो इसीलिए जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा तो उस टाइम पे एज ए चेयरमैन काम नहीं करेगा। ध्यान रखना इस चीज का, रूल लॉजिक बता दिया है, क्योंकि जब वो वाइस प्रेसिडेंट है तभी वो चेयरमैन है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये चीज पता करना, और ये चीज समझ में, इसको ध्यान में रखना। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन रिमूव कर सकता है? ओनली राज्यसभा।
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कौन रिमूव कर सकता है? ओनली राज्यसभा। और इसको कब रिमूव किया जा सकता है? इफ इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को एज ए चेयरमैन रिमूव नहीं करते कि हम चेयरमैन को रिमूव कर रहे हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए लेके आते हैं रेजोल्यूशन, चेयरमैन के लिए कभी नहीं लेके आते। और जो ऑटो में जब वाइस प्रेसिडेंट के चेयर से कोई रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिकली चेयरमैन के उससे पोस्ट से भी हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ नहीं रहा तो यहाँ कैसे रहेगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ध्यान रखना, लॉजिक ध्यान रखना। स्पीकर हैज टू स्पेशल पावर। स्पीकर के पास, ये चेयरमैन की बात नहीं हो रही है, स्पीकर की बात हो रही है। लोकसभा, लोकसभा के पास दो स्पेशल पावर है। मनी बिल स्पीकर डिसाइड करता है, ज्वाइंट सिटिंग में स्पीकर चेयर करता है। तो राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, ध्यान रखना। और अनलाइक स्पीकर, चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। चेयरमैन हाउस का मेंबर नहीं होता है, बता चुका हूं क्यों नहीं होता है, एक्स ऑफिशियो होता है इसलिए। लाइक स्पीकर, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, रिमूवल के टाइम पे ये वाला प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया जब मैं स्पीकर का बता रहा था कि जब रिमूवल का प्रोसीजर होता है ना एज ए मेंबर वोट डालेगा, क्योंकि मेंबर होता नहीं है, ना एज ए मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम वो फाइनली बाद में भी वोट नहीं डालता है, फाइनल वोट भी नहीं डालता अपना, कास्टिंग वोट जिसे हम बोलते हैं, तो कोई भी वोट नहीं डालता है। तो अपने रिमूवल में किसी तरह की वोटिंग ये नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, अपने रिमूवल के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, बस वहां पे डिस्कस कर सकता है इसको, बस प्रेजेंट एंड स्पीक इन दी रिमूवल प्रोसेस, वोट नहीं डालेगा। इतनी चीजें ध्यान रखना इसमें। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे चेयरमैन होता है, अब डिप्टी चेयरमैन है। डिप्टी चेयरमैन का बेसिकली अगर हम देखें ड्यूटी क्या है, जब चेयरमैन नहीं है उस टाइम पे चेयरमैन की तरह काम करेगा डिप्टी चेयरमैन। और राज्यसभा के मेंबर अपने में से ही एक डिप्टी चेयरमैन चुनते हैं, इतना ध्यान रखना। ये चीज हो गया। अब उसके बाद पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये भी बिल्कुल सेम है, जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा था, ऐसे ही पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा है, क्योंकि हम यहाँ वाइस चेयरपर्सन ढूंढ रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन के लिए इलेक्शन होता है, चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन क्या करेगा, जब ना चेयरमैन है ना डिप्टी चेयरमैन है, तब इस पैनल में से कोई किसी भी एक बंदे को हम क्या करेंगे, चेयरमैन बैठा देंगे। लेकिन किस केस में, सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस केस में। लेकिन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस के अगर हम कहें वेकेंट है, वो खाली है, तो उस केस में हमें नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। किसके लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने पड़ेंगे। उस केस में ये चेयरमैन की तरह काम नहीं करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस के केस में काम करते हैं, वैकेंसी में नहीं करते हैं। इतनी चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा एक ऑफिस और होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरीट। हर हाउस का, लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों का अपना अपना सेक्रेटरीट होता है, दोनों का अपना अपना सेक्रेटरीट होता है। और उस सेक्रेटरीट में परमानेंट ऑफिसर होते हैं, जिसको बेसिकली सेक्रेटरीट जनरल हेड करता है, और ये परमानेंट ऑफिसर होता है। कौन अपॉइंट करेगा, राज्यसभा का सेक्रेटरीट जनरल को राज्यसभा का चेयरमैन करेगा, और लोकसभा के सेक्रेटरीट जनरल को कौन करेगा, उसको स्पीकर करेगा। इतना चीजें इसमें ध्यान रखना। अब लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, तो छोटी सी चीज है, लॉजिक समझना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जनरली जो रूल बुक में है, लीडर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द हाउस में अगर लोकसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्रेसिडेंट का नाम लिखा जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लोकसभा से आता है, राज्यसभा से भी तो आ सकता है। कि अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो क्या लीडर ऑफ द हाउस वो लोकसभा का हो सकता है, नहीं हो सकता, वो राज्यसभा का होगा। तो ध्यान रखना कि जिस भी हाउस का मेंबर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरे हाउस में कौन होगा, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। राज्यसभा में कौन बनेगा, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, यानी दूसरे हाउस का लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है अपने किसी मिनिस्टर को। यानी जो राज्यसभा का मेंबर होगा उनमें से किसी एक मिनिस्टर को ये अपॉइंट कर देगा कि तुम मेरी जगह पे लीडर ऑफ द हाउस रहोगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर है तो लीडर ऑफ द हाउस ऑटोमेटिकली हो गया वहां का,
कौन बनेगा राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लोकसभा में अपने किसी भी मिनिस्टर को, जो भी लोकसभा का मेंबर होगा, उन किसी भी एक मिनिस्टर को क्या कर देगा? एज ए लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? तो कौन अपॉइंट करता है? या तो खुद प्राइम मिनिस्टर होगा अगर वो उस हाउस का मेंबर है, नहीं है तो वो खुद अपॉइंट करेगा किसी को भी उस हाउस के मेंबर में से। और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है? कहां लिखी हुई है? रूल्स ऑफ लोकसभा या फिर रूल्स ऑफ राज्यसभा में। ठीक है? तो वहां पे ये लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऐसे ही एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और ये भी अगर हम कहें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि ऐसी कोई पोस्ट होनी भी चाहिए कि नहीं, ऐसी भी कोई पोस्ट होनी भी चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ये कहां लिखा गया है? तो ये जनरली अगर हम देखें तो ये कहां लिखा है? तो इसको अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। कौन होता है लीडर ऑफ अपोजिशन? तो लीडर ऑफ अपोजिशन को सिंपल भाषा में कहें तो अपोजिट पार्टी जिसके पास मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल सीट है, 1/10 ऑफ द टोटल सीट मिनिमम होनी चाहिए उसके पास। अगर वो उस पार्टी का लीडर है तो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहेंगे। यानी कि अपोजिशन पार्टी का लीडर होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि उसके पास मिनिमम 1/10 सीट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के हिसाब से देखें तो राहुल गांधी को क्या हम लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिट पार्टी तो वो है। पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन को पूरी नहीं करता। दूसरी कंडीशन क्या है कि मिनिमम 1/10 सीट होनी चाहिए। उसके पास 55 सीट है नहीं, उससे कम है, तो इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है, इसको बेसिकली दी गई है, बेसिकली 1977 से इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और इसको कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट दी हुई है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर का इक्विवेलेंट माना जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन को। इतना आपको पता होना चाहिए। ब्रिटेन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, ये तो इंडिया की बात हो गई, ब्रिटेन में जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन और उसके आसपास के जितने मेंबर होंगे उन सबको मिला के हम बोलते हैं शैडो कैबिनेट। क्या होता है? जो अपोजिशन होगा वो क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट खुद को खड़ा कर रखता है। डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ वो किसी और को बैठाएगा, रेलवे मिनिस्टर के खिलाफ किसी और को। ऐसे सभी जितने भी हम कहें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके खिलाफ ही अपने पास एक आधा मेंबर रखता है, इतने सारे मेंबर रखता है, और उस सारे मेंबर्स को मिला के बोलते हैं शैडो कैबिनेट। कि बाई चांस सरकार गिर जाए तो ऑटोमेटिकली ये टेक ओवर कर लेते हैं उसको। ठीक है? तो ये शैडो कैबिनेट होते हैं। एक होता है विप, ये कहीं मेंशन नहीं है, ये कहीं मेंशन नहीं है। ये क्या होता है? विप क्या होती है? विप बेसिकली हर एक पार्टी, हर एक हम कहें पार्टी कहां पे है, हर पार्टी की अपनी एक विप होती है। विप क्या होती है? इच्छा, जिसे हम कहेंगे, अगर साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में जानना हो, विप क्या होगी कि पार्टी की क्या इच्छा है, तो इसको बताने के लिए एक आदमी को रखेंगे, उसे हम बोलते हैं विप। कि जो पार्टी की इच्छा सबको बताएगा, और उस इच्छा के खिलाफ जो भी पार्टी की डिसीजन है उस डिसीजन के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इसका भी इंश्योर कौन करता है? विप इंश्योर करता है। क्लियर? तो ये होती है विप। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर देते रहिएगा, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूं ताकि आपका टाइम भी बचे और लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है, तो उसको थोड़ा और छोटा करने के लिए हम इसको जल्दी करते हैं। द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कोरम क्या होता है? तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, मैं दे देता हूं तब तक। इसका होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये होती है कोरम। 1/10 कई बार बताया, ध्यान रखना, कोरम होती है 1/10। उसके बाद लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है? तो वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए, मैंने तो दे दिया ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर होता है लीडर ऑफ द लोकसभा। क्यों होता है? अगर लोकसभा का मेंबर है तो ये होगा, अगर ये खुद उसका मेंबर नहीं है लोकसभा का तो जिसको भी अपॉइंट करे वो लीडर ऑफ लोकसभा होगा, लीडर ऑफ द हाउस, जो मैंने बताया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक के नाम, एक के बारे में, कौन था? तो वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए, जीवी मावलंकर थे। 1946 से मैंने बताया था 1956 तक रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी हमारे स्पीकर थे, और उसके बाद
हमारे फर्स्ट जो लोकसभा थी उसके स्पीकर भी यही बने। फिर उसके बाद हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड, स्पीकर का बेसिकली लोकसभा के स्पीकर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इसको पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं इसको बताना चाहूँ तो बता सकता हूं कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, स्पेशल नहीं सॉरी इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ, जिसको हम बोलते हैं ऑल दी देन मेंबर्स, इसी को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोला जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ अगर रिजोल्यूशन को पास किया जाए लोकसभा के अंदर तभी इसको रिमूव किया जा सकता है स्पीकर को। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही बताया होगा कि इसको खुद को तो कौन दिलाता है ओथ, इसको दिलाता है प्रेसिडेंट, उसके बाद बाकी सारे मेंबर्स को ओथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, इनके मेंबर कौन कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया होगा। जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर होते हैं वो इनके मेंबर्स को चुनते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं और पार्लियामेंट के चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे। और आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।